जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा की रोल्स और पावर्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा और आप काफी सारे क्वेश्चंस आसानी से इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कवर कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखे हुए हैं। और मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक में आपको किन चीजों पर स्पेशली फोकस करना है। यस। तो चलिए, देखो, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ चुका है कि राज्यसभा जो है उसकी इक्वल पावर लोकसभा के साथ किस सेंस में है। देखो, क्लियरली चार ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। ये तभी पता लगेगा जब आपको क्लियरली पता होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स। एक और क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है इधर टू टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। राज्यसभा जो है वोट नहीं कर सकती है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में, राज्यसभा डिस्कस नहीं कर सकती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। तो ये इसके बारे में तभी पता लगेगा जब आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन आपके सामने जो है वो रखा हुआ है, राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, राइट, कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर अगर डेडलॉक बन जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। यस। तो ज्वाइंट सिटिंग किस केस में होगी, कौन से बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आया था राज्यसभा की स्पेशल पावर से रिलेटेड। तो ये मैंने आपको इसलिए दिया हुआ है ये सब क्वेश्चन, और देखो मेंस के भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। और ये पूरे क्वेश्चंस का अच्छे से जो है वो आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में। यस। तो चलो, बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आपको अगर प्रॉपर तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के साथ पीडीएफ चाहिए, जैसा कि जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर काफी सारी पीडीएफ्स वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब क्वेश्चन जो होता है उसका मैं कई बार आपको वो भी देता हूं, आंसर्स, राइट, डिटेल सोल्यूशन के साथ कि आपको किस तरीके से मेंस के अंदर जो है वो आंसर्स लिखने हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हुआ? हाँ, चलो। तो आई होप कि स्क्रीन आपको प्रॉपरली जो है वो दिखाई दे रही होगी। अपन अब स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव बॉडी है जहां पर कानून बनाए जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट गाइज एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब इसमें दो हाउसेज हैं। एक है लोकसभा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, और दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है राज्यसभा, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जब भी बात होती है इंडियन पार्लियामेंट की, तो उसमें सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, इवन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं जो इसके पार्ट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस। तो इंडियन पार्लियामेंट में स्पेशली क्या काम होता है, तो कानून बनाने का, सरकार को अकाउंटेबल रखने का, ये मेंस में लिख सकते हो आप, और लोगों की जो विल है उसको रिप्रेजेंट करने का, यानी कि लोग क्या चाहते हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है वो अपनी बातें सामने रखते हैं, जिनको हम लोग चूज करते हैं, राइट। जैसे कि अगर पार्लियामेंट की बात करें तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो उसमें एमएलए आते हैं, राइट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। ठीक है। अब सुनो, अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है बताऊंगा, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल, ये पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये हाउस, हाउस ऑफ पीपल, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 मेंबर की है, जिसमें 530 मेंबर जो है वो स्टेट से होते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से, और दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते थे। अब ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो कैंसिल हो गई है, राइट, कि अब नॉमिनेशन नहीं होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एडल्ट सफरेज के थ्रू, हम लोग वोटिंग डालते हैं और वोट के थ्रू अपने एमपीज को जो है वो चूज करते हैं। और पार्लियामेंट का टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन डिसॉल्व जैसे ही होती है पार्लियामेंट, यानी कि सरकार गिरती है 5 साल के टेन्योर से पहले भी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है उस दौरान,
तो फिर से नए इलेक्शन जो है वो होते हैं और फिर नई सरकार जो है वो चुनी जाती है। तो ये बहुत बेसिक चीज जो मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताई। ऐसे ही राज्यसभा के बारे में बात करें तो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर की होती है, जिसमें 238 मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जो, ये बहुत ध्यान से याद रखना, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस की फील्ड में जो लोग अपना योगदान देते हैं उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का उपयोग जो है वो किया जाता है। और आने वाली क्लासेस में इसके बारे में भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं और हर मेंबर का टेन्योर 6 साल का होता है राज्यसभा का, याद रखना। यहीं पर लोग गलती करते हैं, 5 साल लिखकर आ जाते हैं, बट राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर्स का हम लोग को देखने को मिलता है। और ये परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है। क्यों डिसॉल्व नहीं होती है बॉडी? क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, उस दौरान कोई ना कोई बॉडी तो होनी चाहिए देश के संचालन के लिए, है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको रोल्स बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज लिखी है पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट जो है गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, पार्लियामेंट के पास होती है लेजिस्लेटिव पावर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है। पार्लियामेंट देश के लिए कानून बनाते हैं, चाहे वो पूरे देश के लिए हो या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हो। दूसरी, फाइनेंशियल पावर, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, जिसमें बजट को अप्रूव करना और टैक्सेशन को ऑथोराइज करना शामिल है। तीसरी पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन आर होता है, बहस होती है, डिबेट्स होती हैं और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होता है, जिसके पास होने से सरकार गिर जाती है। चौथी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर भी होती है और बस एक स्पेशल मेजॉरिटी से। इसके अलावा जुडिशियल पावर, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकती है। फिर छठी पावर होती है इलेक्टोरल पावर। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का भी काम करती है। देखो कितने अच्छे से हमने आपके लिए पूरे नोट सजा के रखे हैं, जिसका अगर आप इस्तेमाल मेंस में कर लोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। कॉपी आपकी बहुत अच्छी दिखाई देगी और इसीलिए हम बैठकर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको पूरी चीजें यहां पर इजीली जो है वो मिल सके। नेक्स्ट, बाइकैमरल सिस्टम इंडिया के अंदर क्या है? तो देखो यार, बाइकैमरल सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट करने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे यहां क्यों बाइकैमरल सिस्टम है। तो पहला, फेडरल स्ट्रक्चर। राज्यसभा स्टेट्स को, राज्यों को रिप्रेजेंट करती है ताकि उनके जो हित हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो कानून बनाने की प्रोसेस में जो है वो सामने आए। दूसरा, चेक एंड बैलेंसेस। लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक दूसरे पर जो है वो नजर रखते हैं ताकि कोई ऐसा कानून ना हो जो किसी के लिए, मतलब किसी के हित में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कानून पे बहुत अच्छी तरीके से बहस होती है। तीसरा, वाइडर रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहां एक्सपर्ट्स और काफी एमिनेंट पर्सनालिटीज अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ अभी के अभी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट राज्यसभा से कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और वो मेंबर्स कौन सी फील्ड से होते हैं। देखते हैं अभी आपने कितने अच्छे से समझा है इस टॉपिक को, बताओ अभी के अभी। और चौथा है स्टेबिलिटी। राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट बॉडी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक ओवरव्यू था बेसिक सा इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने स्ट्रक्चर, रोल और बाइकैमरल सिस्टम को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम के लिए जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अब लोकसभा के रोल के बारे में जो है वो हम लोग को समझना जरूरी है। तो देखो यार, लोकसभा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आप जानती हैं कि एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून बनाती है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जिसमें 530 मेंबर स्टेट से, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी से और 2 मेंबर ऑनरेबल प्रेसिडेंट चूज करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ये पहले करते थे लेकिन अब नहीं है। अभी लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 जो है वो बताई जाती है, राइट। और मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू एडल्ट सफरेज से चूज किया जाता है, यानी हर सिटीजन जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं वो वोट दे सकते हैं। अब लोकसभा का किसी को अगर सदस्य बनना है तो उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं? पहला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, कम से कम उनकी एज 25 साल की होनी चाहिए इलेक्शन में खड़े होने के लिए। मेंटली साउंड होना चाहिए, यानी अपनी अकल और दिमाग का ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा, गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होने चाहिए, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए उनके पास। पांचवा, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और भी कुछ क्वालिफिकेशन है जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है अपने हिसाब से। नेक्स्ट, अब लोकसभा की रोल्स और पावर्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर तो कानून बनाने की प्रोसेस होती है। तो बिल को दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा में एक 3 रीडिंग प्रोसेस होती है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग। पहली रीडिंग यानी कि जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तब उस बिल को पढ़ा जाता है, बताया जाता है सबके सामने। सेकेंड रीडिंग जब डिस्कशन और अमेंडमेंट होते हैं कि इसमें क्या चेंज करना है। और थर्ड रीडिंग जब होती है जब वोटिंग होती है उस बिल पर। और अगर दोनों हाउसेस के बीच डिसएग्रीमेंट हो तो ज्वाइंट सिटिंग होती है जहां दोनों हाउसेस मिलकर जो है वो डिसीजन लेते हैं। तो पहला तो कानून बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है ये आपको समझ में आया। दूसरा, फाइनेंशियल पावर। लोकसभा के पास एग्जीक्यूट एक्सक्लूसिव पावर होती है मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस करने की, मतलब मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं। जो टैक्सेशन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, राज्यसभा बस रिकमेंडेशन दे सकती है बजट और मनी बिल से रिलेटेड, लेकिन लोकसभा उन्हें, मतलब माने ना माने वो लोकसभा के हाथ में है, राइट। अगर राज्यसभा की रिकमेंडेशन को चाहे तो लोकसभा रिजेक्ट भी कर सकती है बजट और मनी बिल के मामले में। और बजट सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट होता है, उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू होती हैं। समझे आप? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सरकार बनाने का तरीका। तो जो पार्टी या कोलिशन यानी कि गठबंधन मेजॉरिटी में होते हैं लोकसभा में, वो सरकार बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, मतलब कि वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा जिसे मेजॉरिटी पार्टी चूज करेंगी अपने लीडर के तौर पर। और अगर लोकसभा को लगता है कि गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो वो गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है इस मोशन के थ्रू। तो ऐसे सरकार बनाई जाती है और गिराई जाती है लोकसभा के अंदर। अब लोकसभा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी होते हैं जो होते हैं स्पीकर, ये एक प्रकार से लोकसभा के मॉनिटर होते हैं। तो लोक स्पीकर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर की कुछ पावर्स और फंक्शंस है जो आपको पता होने चाहिए। लोकसभा की सिटिंग को प्रिसाइड करती है, यानी कि कब बैठेगी, मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए पूरी मतलब व्यवस्था करते हैं स्पीकर। और मुझे आप आज की डेट में हमारे करंट लोकसभा के स्पीकर का नाम कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं, अभी के अभी। ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करने का काम होता है स्पीकर का, कि सही तरीके से, जैसे कि क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है ना, वैसे ही लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होते हैं जो बेसिकली लोकसभा की पूरी व्यवस्था सही चले, प्रॉपर तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट मैनेज हो, डेकोरम मेंटेन हो, इसका काम करने का मतलब ये काम होता है स्पीकर का। क्वेश्चंस और मोशन की एडमिसिबिलिटी डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लिया जाएगा, किस पर डिस्कस होगा, ये पूरी चीज वो बताएंगे। मनी बिल्स को सर्टिफाई करते हैं, ये बिल मनी बिल है कि नहीं, इस पर मोहर कौन लगाते हैं? स्पीकर। स्पीकर ने बोला कि ये मनी बिल नहीं है तो वो नहीं होगा, इतनी ज्यादा पावर होती है स्पीकर के पास। और अगर किसी वोटिंग में टाई हो जाता है तो स्पीकर का वोट कास्टिंग होता है, यानी कि स्पीकर किसी बिल पे अपना वोट नहीं देते,
वो वोट तभी देंगे जब टाई हो जाएगा हाउस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, 50 लोग, 100 मेंबर्स हैं हाउस के अंदर, 50 ने फेवर में वोट डाला और 50 में फेवर में वोट नहीं डाला, तो मतलब ये टाई हो गया 50-50 का। तो इस समय आएंगे स्पीकर और बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। समझे आप बात को? अब फंक्शंस और पावर्स की बात करें कानून से रिलेटेड। पैसेज ऑफ बिल्स। लोकसभा का रोल बिल को पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या मनी बिल हो। मनी बिल को अप्रूव करने का लोकसभा का रोल, मनी बिल को अप्रूव करने की एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के पास ही होती है, क्योंकि इसमें मनी बिल को लेकर राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। अब स्पेशल पावर की बात करें लोकसभा की, तो देखो, प्रेसिडेंट के पास पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने की, लेकिन यह डिसीजन यूजुअली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर लिया जाता है, जो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा के पास एक और स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो उनको रिमूव करने की यानी कि इम्पीच करने की पावर लोकसभा के पास है। और ये प्रोसेस चार्जेस के थ्रू इनिशिएट किया जाता है। चार्जेस मतलब क्या आरोप लगे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, वो बताए जाते हैं और फिर प्रोसेस शुरू होती है। तो ये था एक ओवरव्यू लोकसभा की स्ट्रक्चर और पावर के बारे में हमने समझा। लोकसभा का रोल गाइस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की डेमोक्रेसी में, और ये समझना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और देखो, अब इतना पढ़ने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड पूरी चीज हमने आपके सामने रखी है। तो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रिसर्च करके आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि ये इनिशिएटिव हमारा कैसा लग रहा है आपको, आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जैसे लोकसभा के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, वैसे ही अब राज्यसभा के बारे में समझाता हूं। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स, भारत की बाईकैमरल पार्लियामेंट का अपर हाउस है ये लेजिस्लेटिव सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। आइए इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करें। तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें 238 इलेक्टेड होते हैं जो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और 12 मेंबर्स को ऑनरेबल प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये चार चीजें याद रखना। फिर इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें, ये मेंबर्स अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से चूज किए जाते हैं। तो ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते राज्यसभा के मेंबर्स, बल्कि स्टेट असेंबली के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड, जैसे आपको याद रखना है चार चीजें, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस में काफी महान योगदान ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इनके क्वालिफिकेशन की बात करें, तो राज्यसभा के मेंबर के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, कम से कम 30 साल की उम्र होना जरूरी है। और भी क्वालिफिकेशन है जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करती है, जो किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए पूरा करना पड़ता है। अब इसके रोल्स और पावर्स की बात करें अगर हम लोग, तो देखो, सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली लॉ मेकिंग प्रोसेस। राज्यसभा भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लोकसभा के साथ मिलकर काम करती है, बिल्कुल जैसे लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो राज्यसभा में भी किए जा सकते हैं, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ये स्पेशल पावर थी लोकसभा के पास। ऐसे ही लेजिस्लेटिव रिव्यू, राज्यसभा लोकसभा से पास होने वाले बिल की जांच करती है, अमेंडमेंट्स और रिवीजन्स के सजेशन दे सकती है। यानी कि अगर राज्यसभा को लग रहा है कि लोकसभा से पास होकर जो बिल आया है उसमें किसी प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता है, तो वो रिकमेंड करके बिल उनको वापस दे सकते हैं। इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि वो बिल्स की थोरो रिव्यू करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से जांच करते हैं बिल्स की। फिर अमेंडमेंट पावर, राज्यसभा भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट कर सकती है और पास कर सकती है। ये एक स्पेशल पावर है जो उन्हें मिलती है। अब
एक और चीज के बारे में बात करें, एक और स्पेशल पावर होती है इन केस ऑफ डेडलॉक, जॉइंट सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़कर, यानी कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, तो ज्वाइंट सेशन, अन्य दूसरे बिल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। इस सेशन में दोनों हाउस मिलकर डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा का साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए आमतौर पर लोकसभा की ओपिनियन ही प्रिवेल करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने लोकसभा के स्पीकर की बात करी, वैसे ही हमने आपके सामने राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में भी पूरी चीज डिटेल में लिखी है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। करेंटली कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे उनका नाम बताएंगे आप अभी के अभी वीडियो को पॉज करके। अब इनके पावर्स और फंक्शन की बात करें तो सेम वैसे ही जैसे लोकसभा के अंदर कंडक्ट करना, वैसे ही राज्यसभा सेशन को प्रिसाइड करते हैं, ऑर्डर और डिकोरम मेंटेन करते हैं, प्रोसीजरल मैटर्स को डिसाइड करते हैं, जैसे कि किस टाइप का डिस्कशन होगा या किस मुद्दे को डिस्कस किया जाएगा, ये बताएंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा का रोल गाइस फाइनेंशियल मैटर में काफी लिमिटेड होता है। मनी बिल की बात करें, राज्यसभा मनी बिल पर डिस्कशन कर सकता है, लेकिन उसके पास उन्हें अमेंड या रिजेक्ट करने की पावर नहीं होती। अगर राज्यसभा को मनी बिल के बारे में कोई प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, तो उस ऑब्जेक्शन को वो 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस जो है वो देते हैं। अगर 14 दिन के बाद भी राज्यसभा ने बिल को अप्रूव नहीं किया, तो वो बिल दोनों हाउसेस के द्वारा पास हो जाता है। यानी कि सिर्फ 14 दिन तक बिल को रोकने की बस पावर होती है राज्यसभा के पास मनी बिल को, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। और जो नॉन मनी बिल्स होते हैं, राज्यसभा को नॉन मनी बिल्स में इक्वल पावर होती है लोकसभा के साथ। वो बिल को इनिशिएट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे की चर्चा करें तो रोल इन पासिंग एंड अमेंडिंग बिल, राज्यसभा का रोल बिल को पास और अमेंड करने में भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ लोकसभा पास कर सकती है। और नॉन मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है लोकसभा के साथ नॉन मनी बिल को इनिशिएट, अमेंड और रिजेक्ट करने की। तो ये हमने राज्यसभा के रोल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी, क्योंकि ये ना सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में चेक एंड बैलेंस का काम भी करते हैं, जो आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग गाइस। अभी तक आपने लोकसभा और राज्यसभा को तो अच्छे से समझ लिया ही है, तो आओ एक बार कंपेयर भी करते हैं, चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। इनकी पावर्स का कंपैरिजन की बात करें, ताकि हम दोनों हाउसेस को और भी बेहतर तरीके से और उनके फंक्शनिंग को समझ सके, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो पहले तो लेजिस्लेटिव पावर का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें तो दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है ऑर्डिनरी बिल को पास करने में। एक बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है और दोनों हाउसेस का अप्रूवल जरूरी होता है उसे कानून बनाने के लिए। अगर डिसएग्रीमेंट हो तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलवा सकते हैं। दूसरा, मनी बिल। मनी बिल को लेकर लोकसभा के पास आपने जान लिया कि स्पेशल पावर्स है। लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स है मनी बिल्स को लेकर। ये बिल सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकते हैं। राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है, वो बस 14 दिन के अंदर चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा उन सजेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो पूरी पावर लोकसभा के हाथ में है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास करने में। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए हाउसेस में। हालांकि बिल्स के बारे में अलग से भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के, अलग एक लेक्चर में डिटेल में आएगा। अब फाइनेंशियल पावर के कंपैरिजन की बात करें
तो मनी बिल्स आप जानते हैं लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है मनी बिल को इंट्रोड्यूस, अमेंड और पास करने की। राज्यसभा का रोल लिमिटेड है क्योंकि उन्हें सिर्फ 14 दिन के अंदर चेंजेस सजेस्ट करने का हक मिलता है। लोकसभा उन सजेशन को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। नॉन मनी बिल्स में फाइनेंशियल बिल्स आते हैं। नॉन मनी बिल्स के लिए दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। अगर डिसएग्रीमेंट हो तो ज्वाइंट सेशन की वजह से पूरी चीजें डिसाइड होती हैं। फिर बजट, बजट पहले लोकसभा में प्रेजेंट होता है, यह स्पेशल पावर है लोकसभा की। और राज्यसभा उस पर डिस्कशन कर सकती है लेकिन वो डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकते। राइट, यानी कि वो अपन डिमांड फॉर ग्रांट्स भी आगे चल के कवर अप करेंगे, बट मैं सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो मतलब किसी स्कीम के लिए पैसा ज्यादा निकालना है या बढ़ाना है, घटाना है, वो होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स। वो आगे चल के कवर करेंगे एक अलग सेशन में। अभी हम हमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के रोल्स और पावर्स को समझना है। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक और जॉइंट सेशन के बारे में। अगर दोनों हाउसेस के बीच किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो एक्सेप्ट मनी बिल तो डेडलॉक हो जाता है। अब इसमें रोल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ड्यूरिंग अ डेडलॉक कैसा होता है तो ये समझते हैं। तो हर हाउस अपने विचार के अकॉर्डिंग बिल को पास करने की कोशिश करते हैं। अगर डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलवा लेते हैं। इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लोकसभा के ओपिनियन जो है वो मैटर करते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करते हैं, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। ज्वाइंट सेशन को कौन प्रेसाइड करेगा? अक्सर लोग गलती करते हैं, प्रेसिडेंट लिख कर आ जाता है। प्रेसिडेंट सिर्फ बुलवाते हैं, प्रेसाइड करेंगे लोकसभा के स्पीकर। ज्वाइंट सेशन में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होती है जो टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग में से है। लोकसभा का साइज ज्यादा होने की वजह से उनकी व्यूज जनरली प्रिवेल करती है। अब स्पेशल प्रोविजन राज्यसभा के लिए क्या है? तो राज्यसभा रोल इन प्रोटेक्टिंग स्टेट्स इंटरेस्ट। राज्यसभा स्टेट की इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज भी बना सकते हैं अगर 2/3 मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखो राज्यसभा एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज को भी बनाने में पावरफुल है। और राज्यसभा यूनियन टेरिटरीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका रोल इस क्षेत्र के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों का रोल चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने का होता है। इसलिए आपकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये भी रखा आपके लिए कि थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी चीजों को समझो जिससे कि और अच्छे से चीजें समझ में आए। अब देखो लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। तो भारत की लेजिस्लेटिव प्रोसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 से 122 के तहत गवर्न होती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 107 से 122 आर्टिकल। इस प्रोसेस में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और कमिटीज सबका रोल होता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ बिल पैसेज। एक बिल जो मतलब प्रपोज लॉ का ड्राफ्ट होता है। कोई भी एक बिल जो होता है ना, वो कानून का एक ड्राफ्ट होता है। कुछ स्टेजेस से गुजरकर कानून बनता है। तो क्या स्टेजेस है, आओ एक एक करके डिटेल में समझेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले बिल को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में। इस स्टेज पर कोई बहस नहीं होती, बस बिल सामने रख दिया जाता है टेबल पे कि सब लोग पढ़ लें उस बिल को। फिर सेकेंड रीडिंग होती है। अब बिल इस समय उसका डिटेल्ड डिस्कशन होता है। इस स्टेज में बिल के जनरल प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। मेंबर्स बहस कर सकते हैं और अपने अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं कि इनको ये चेंज करना है। अगर जरूरत हो तो बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है स्क्रूटिनी के लिए। तो चलो सेकेंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग नहीं होगी। अभी एक और स्टेप आ जाती है। कौन सी स्टेप आ जाती है? यहां पे हमने डिटेल में मेंशन किया है, कमिटी स्टेज। अगर बिल को कमिटी के पास भेजा गया हो तो वो कमिटी उस
उसको क्लॉज बाय क्लॉज यानी कि उसके हर एक लाइन को अच्छे से जांच करती है। कमिटी अपने अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है और रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। और ये स्टेज एक्सपर्ट इनपुट और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए होता है। फिर कमिटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तो वो चौथी स्टेज हो गई। कमिटी अपनी रिपोर्ट हाउस को प्रेजेंट करेगी और बताएगी कि हाँ भाई, हमारा रिकमेंडेशन ये है और इसमें ये गड़बड़ी है, इसको ये चेंज करो या इसमें ये ऐड करो। फिर होती है फाइनली थर्ड रीडिंग। ये फाइनल रीडिंग होती है जिसमें बिल को वोट के लिए रखा जाता है, और इस स्टेज पर यूजुअली कोई फर्दर अमेंडमेंट्स नहीं होते। अगर बिल पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस को भेजा जाता है, और फिर दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसीजर्स चलती हैं। और दूसरे हाउस से भी पास हो गया तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उस पर मोहर लगाकर उसको कानून बना देते हैं। सब बात समझे आप? अब और कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। फिर से रिपीट हो गया, हमने रिपीट कर दिया आपके लिए क्योंकि ये इसी कॉलम में आएगा पूरा। फिर से, तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, आओ इसको समझते हैं। ऑर्डिनरी बिल, ये बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है और दोनों हाउसेस का अप्रूवल जरूरी होता है। अगर डिसएग्रीमेंट हो तो आप जानते हैं क्या होगा, जॉइंट सेशन बुलवाया जाएगा, जिसमें लोकसभा का साइज ज्यादा होने की वजह से उनका व्यू इफेक्टिवली प्रिवेल करता है। मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती है जो कि सिर्फ 14 दिन की होती है, और लोकसभा उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे वो टोटली लोकसभा के हाथ में है। फिर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ये बिल को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, दोनों हाउस में 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता है, याद रखना। देखो, जब भी हम टॉपिक को आप देख रहे होंगे कि रिपीट भी करते हैं, तो उसमें एक आधी इंपॉर्टेंट चीज आपको दे देते हैं कि पुरानी चीजों को रिकॉल करो, और ये लो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिससे कि याद करते करते फ्लो आपका बने और चीजें इसी सेशन के दौरान आपको याद हो जाए। अब सुनो, तो अब कमिटीज के बारे में बात करें। पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल बहुत जरूरी होता है बिल को थोरली एग्जामिन करने में, यानी कि उसकी जांच करने में डिटेल में। इन कमिटी को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है स्टैंडिंग कमिटीज। ये परमानेंट कमिटी होती हैं जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल को जांच करती हैं। दूसरी होती है सेलेक्ट कमेटी, ये पर्टिकुलर बिल की जांच करने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हें काम खत्म होने पर डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिसको एडहॉक भी कई बार हम बोलते हैं। और एक होती है जॉइंट कमेटी, ये दोनों हाउस के मेंबर से मिलके बनती है और इंपॉर्टेंट बिल्स को डिटेल में जांच के लिए बनाई जाती है। अब सुनना टाइप ऑफ बिल्स। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल, ये किसी भी ऐसे मैटर से रिलेटेड होते हैं जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड ना हो। मनी बिल्स दूसरे होते हैं, ये टैक्सेशन, सरकारी खर्चे, इन सब से रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करते हैं। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा से सर्टिफाई किए जाते हैं, मतलब लोकसभा के स्पीकर के पास ये स्पेशल पावर है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, वो ये डिसाइड करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है इन बिल को पास करने में। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमने समझा, जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। राइट, होपफुली आपको चीजें बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ रही होंगी। राइट, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में बताया है। आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक पूरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। अब सुनो, अब हम और डिटेल में बात करते हैं, चलो। मनी बिल की, मनी बिल क्या है अब तक तो आपको समझ में आ गया। एक ऐसा बिल जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। आर्टिकल 110 हमारे भारतीय संविधान का, इसमें मनी बिल के बारे में मेंशन है। ये बिल किन चीजों से एसोसिएटेड होता है, यानी कि कौन से बिल को आप मनी बिल बोलोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं।
बहुत ध्यान से सुनना। पहला है टैक्सेशन। अगर टैक्स लगाना हो, हटाना हो या बदलना हो, तो ऐसा कोई टैक्स से रिलेटेड बिल है तो वो मनी बिल कहलाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे उधार लेना है, उससे रिलेटेड कोई बिल आया, वो मनी बिल होगा। तीसरा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड जिसमें पैसा जमा किया जाता है, और जो फंड का उपयोग होता है उससे पैसा निकालना है या डालना है, उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस करने हैं, उससे रिलेटेड बिल आएगा तो वो मनी बिल होगा। समझ रहे हो? फिर गवर्नमेंट के खर्चे को कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज करना या उस अमाउंट को बदलना तो भी मनी बिल। और इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट से पैसे लेना और इसकी ऑडिट करना भी अगर शामिल है तो भी वो मनी बिल की कैटेगरी में आएगा। तो अब आपको देखो कितने क्लियर तरीके से हमने मेंशन कर दिया कि कौन सी चीज मनी बिल के अंदर आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो यही चीज है, यहां पर इतने अच्छे से नोट्स बना के रखे हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम को, चैनल को ज्वाइन करके, उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगी। पढ़िए बढ़िया, अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हाईलाइट करना है और पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है और मेंस के आंसर की प्रैक्टिस करते रहना है। चलो, अब बात करेंगे प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मनी बिल को सिर्फ, आप याद हो चुका है अब आपको कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही ये हो सकता है। देखो, एक नई फैक्ट हमने और दे दिया आपको कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। मतलब पूरे नोट्स ऐसे बनाए हैं कि आप जो है वो चीजों को एक बार थोड़ी सी चीज पहले समझे, फिर और डिटेल में समझे, फिर और डिटेल में समझे, और फिर मास्टर बन जाए टॉपिक के। तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देती है तो वो राज्यसभा के पास भेजा जाता है, लेकिन आपको याद है कि राज्यसभा के पास पावर्स लिमिटेड हैं। कितने दिन की? 14 दिन की। लोकसभा के पास अगर राज्यसभा का रिकमेंडेशन आता है तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन को लोकसभा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो टोटली लोकसभा के पास है। और अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल को वापस नहीं भेजती, बोलती हम नहीं दे रहे, तो वो बिल पास माना जाएगा। मतलब 14 दिन तक बस रोका जा सकता है इस बिल को, उससे ज्यादा नहीं। फिर ये चीज हमने आपको बता दी। अब कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा? आपको याद हो चुका है, स्पीकर। स्पीकर सर्टिफाई करेंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, और उनका डिसीजन फाइनल है। मतलब उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते आप। और ज्वाइंट सेशन एक ऐसी मीटिंग है जहां लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स मिलकर बैठते हैं, और इस सेशन को कौन प्रिसाइड करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। समझे? अब डेडलॉक का प्रोसीजर आपको पता है। ज्वाइंट सेशन तब बुलवाया जाता है जब दोनों हाउसेस के बीच किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट है या कोई बिल को रिजेक्ट किया जाता है। तब बोला जाता है कि नहीं, रिजेक्ट होने नहीं देंगे भाई, सरकार मेजोरिटी की है, लोगों की सरकार है, हाउस ऑफ पीपल, इसलिए आओ बैठो, इस बिल को पास करवाना ही है। ये मेनली मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होता है ज्वाइंट सेशन। और जब एक बिल, अब प्रेसिडेंट का रोल भी आपको समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं? प्रेसिडेंट का रोल, जब एक बिल को एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया या दोनों हाउसेस के बीच अमेंडमेंट्स को लेकर डिसएग्रीमेंट है, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुलवाते हैं। ज्वाइंट सेशन कैसे बुलाई जा सकती है? अगर एक हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया और दूसरे ने पास कर दिया हो, राइट? तो इस सिनेरियो में ज्वाइंट सेशन बुलवाया जा सकता है। अगर एक हाउस को बिल पास करने में 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और दूसरा हाउस अभी तक पास नहीं कर पाया हो, समझिएगा, एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे हाउस में वो बिल पड़ा हुआ है, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, तो भी ज्वाइंट सेशन बुलवा सकते हैं। तो ज्वाइंट सेशन में दोनों हाउसेस के मेंबर्स
मिलके बिल को डिस्कस करते हैं और वोटिंग होती है। अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग ने बिल को पास कर दिया तो वो दोनों हाउस के लिए पास हो गया माना जाता है। और मनी बिल के केस में लोकसभा का कंट्रोल होता है, याद रखना, और राज्यसभा के पास लिमिटेड रोल है। ज्वाइंट सेशन का उपयोग कब होता है? जब दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट हो, और ये सेशन डेडलॉक को रिजॉल्व करता है। समझे आप? तो ये देखो, ये वाली चीज भी हमने काफी डिटेल में जो है वो कवर कर ली अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे। अब जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो है इंडियन पार्लियामेंट के रीसेंट डेवलपमेंट्स और रिफॉर्म्स, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है समझना। इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि कैसे पार्लियामेंट्री फंक्शन में चेंजेस आए हैं और क्या सुधार प्रपोज किए गए हैं, स्पेशली लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस और पावर बैलेंस के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे रिलेटेड अक्सर चीजें आती हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के रोल के बारे में, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल का रोल कानून बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मेजर काम होता है मनी बिल को पास करना। लोकसभा का ज्यादा कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे भी, क्योंकि अगर उसके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो एग्जीक्यूटिव को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है। ये पावर उनको दी गई है ताकि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रह सके, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल रह सके, वो सही तरीके से काम करें। और राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक तरह से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है और लोकसभा के द्वारा पास किए गए कानून की जांच करता है। राज्यसभा मनी बिल्स इनिशिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरे बिल्स को अमेंड या डिले करने की पावर रखते हैं। ये इंश्योर करता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस थोड़ा ज्यादा डेलिबरेटिव हो और स्टेट्स की भी आवाज सामने रखी जाए, स्टेट्स का भी ओपिनियन जो है वो सामने रखा जाए। अब बात ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं रीसेंट अमेंडमेंट्स की जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, तो सबसे पहला अमेंडमेंट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस अमेंडमेंट ने टैक्सेशन पावर को दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया है। यह चेंज इंपॉर्टेंट था क्योंकि जीएसटी ने पूरे टैक्स सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया और पार्लियामेंट के रोल को मेजरली इंपैक्ट किया। दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड, जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को शेप करते हैं और उनका इंपैक्ट लेजिस्लेटिव एजेंडा पे भी दिखाई देता है। तो ये दोनों एक ऐसी चीज थी जिसने बहुत ह्यूज लेवल पर सुधार जो है वो लाए। राइट। अब बात करते हैं कुछ प्रपोज रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको इंप्रूव किया जाना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग कमिटीज। यहां का एम है कि पार्लियामेंट्री कमेटी को और ज्यादा पावर दी जाए ताकि वो बिल्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज को इफेक्टिवली जांच कर सकें। और ये इंश्योर करेगा कि हमारा कानून जो है वेल थॉट आउट हो, मतलब कि बहुत तरीके से जांच पड़ताल के बाद बिना किसी लूप होल के सामने रखा गया हो। दूसरा, क्वेश्चन आर को ज्यादा इफेक्टिव बनाने की बात हो रही है। ये टाइम होता है जब मिनिस्टर से उनके डिसीजन के बारे में सवाल किए जाते हैं। क्वालिटी और रेलिवेंस को इंप्रूव करके ये सेशन ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया जा सकता है। और आपको ऑलरेडी पता है कि पार्लियामेंट में जो डिसरप्शंस होते हैं वो काफी टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे मिनिस्टर्स पर कीचड़ उछालना, है ना, काम की बात को छोड़कर दूसरी अपनी पर्सनल लड़ाइयां लड़ते रहना, है ना। तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सुधार प्रपोज ऐसे भी किए गए हैं कि ऐसे डिसरप्शन को कम किया जाए ताकि बहस प्रोडक्टिव हो और लेजिस्लेटिव वर्क जो है वो स्मूथली चले। फिर होता है एंटी डिफेक्शन लॉ रिफॉर्म। एंटी डिफेक्शन लॉ का पर्पस यह है कि पार्टी लॉयल्टी मेंटेन रहे, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जो मिसयूज हो सकती हैं। इस कानून में भी सुधार प्रपोज किए गए हैं ताकि इसका मिसयूज जो है वो कम हो। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या रोल होता है पार्लियामेंट का इंडियन डेमोक्रेसी को चेक और बैलेंस मेंटेन करने में। तो पार्लियामेंट का काम है गवर्नमेंट के कानून की जांच करना और अप्रूव करना। यह इंश्योर करता है कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी या कानून पीपल फ्रेंडली के अगेंस्ट ना हो, मतलब कि सभी कानून सभी पॉलिसी पीपल फ्रेंडली हो।
इसलिए तो जो भी कानून बनाया जाता है उस पर बहुत तगड़ी बहस होती है, अपोजिशन उस पर बहस करती है, अगर वो सही तरीके से काम करे तो। फिर पार्लियामेंट को कंट्रोल दिया गया है कि गवर्नमेंट के बजट और एक्सपेंडिचर पे अगर पार्लियामेंट को लगता है कि गवर्नमेंट का खर्चा किस तरह से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है किसी, तो वो उसको चेक कर सकते हैं, उस पर जांच बिठवा सकते हैं। फिर पार्लियामेंट का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, वो है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना। ये काम होता है क्वेश्चन आवर, डिबेट्स और नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। अगर एग्जीक्यूटिव अपने काम में फेल हो जाते हैं तो पार्लियामेंट उसे क्वेश्चन कर सकती है कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट का डायरेक्ट रोल है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में नहीं होता पार्लियामेंट का डायरेक्ट रोल। लेकिन अगर कोई जज मिसकंडक्ट करते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है उन जज को रिमूव करने की। इससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर भी किया जाता है। तो ये पार्लियामेंट चेक एंड बैलेंस जो है वो रख रही है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। इसलिए तो जो तीनों हम लोग को ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं, जो अभी इस टॉपिक के अंदर आपको समझाने की जो है वो कोशिश की गई है। अब आगे बढ़, आपके मेंस के आंसर को चार चांद लगाने के लिए हमने आपके लिए केस स्टडीज भी दे रखी है, और ये लास्ट है। बस इतना ही होने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन में, जिसमें हम पूरी चीज ए टू जेड कवर कर चुके हैं। अब सुनो केस स्टडी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस के आंसर को चार चांद लगाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल पास होने की प्रोसेस कैसे होती, जो आपको ऑलरेडी पता है। पहले तो बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, एक्सेप्ट कौन सा बिल, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो पहले हाउस जब बिल पहले हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में आता है, तो उसकी तीन रीडिंग प्रोसेस होती है, और इस तीन रीडिंग प्रोसेस में दो प्रोसेस भी और ऐड हो जाती हैं। सेकंड रीडिंग के बाद बिल भेजा जा सकता है कमेटी के पास, और कमेटी उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये और सब सब पॉइंट्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, प्रोसेस मतलब जो आप समझ चुके हो अब डिटेल में। तो बिल इंट्रोड्यूस होता है, जनरल डिस्कशन होता है, फिर क्लॉज बाय क्लॉज हर एक चीज को जो है वो देखा जाता है, फिर वोटिंग हो जाती है। फिर सेकंड हाउस में चला जाता है, अगर पहला हाउस बिल को पास कर देता है तो बिल दूसरे हाउस में भेजा जाता है। वहां भी इस प्रकार की थ्री रीडिंग प्रोसेस जो है वो होती है। अगर दोनों हाउस बिल को सेम फॉर्म में पास कर देते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जो है वो भेजा जाता है। तो एक अच्छा एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। तो ये है आपका केस स्टडी। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया था, उसके बाद प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया और कानून बन गया। तो आपको एक एग्जांपल अपने पास रेडी रखना है। अब सुनो, जब दोनों हाउस बिल पर डिसएग्री करते हैं तब क्या होता है, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन बुलवाया जाता है ताकि डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग का उपयोग बहुत लिमिटेड होता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये कानून एक ज्वाइंट सेशन के थ्रू पास किया गया था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिसएग्रीमेंट था। ऐसे ही बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978, इस बिल को भी एक ज्वाइंट सेशन में पास करना पड़ा, ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द हाउसेस। तो ये चीजें हैं। अब देखो, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि लोकसभा के पास ग्रेटर पावर होती है मनी बिल्स में, लेकिन राज्यसभा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। राज्यसभा का काम है डिटेल रिव्यू और डिबेट करना बिल पे, जो लोकसभा ने जो बिल पास किया है। ये इंश्योर करता है कि बिल थोरोली, बिल की जांच होती है, यानी कि कानून कोई भी बने वो प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद बने। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, आपको पता ही है, और अपर हाउस कहते हैं। और ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, ये इंश्योर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को भी लेजिस्लेशन के प्रोसेस में कंसिडर किया जाए। और राज्यसभा मनी बिल के अलावा लोकसभा के बिल्स को अमेंड भी कर सकती है। अगर लोकसभा कोई बिल पास करते हैं तो राज्यसभा उसे अमेंड या डिले कर सकती है, जिससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस ज्यादा डेलिबरेटिव और वेल थॉट आउट होती है। एक अच्छा एग्जांपल है जीएसटी का। राज्यसभा ने अपनी अमेंडमेंट्स और रिकमेंडेशन के थ्रू जीएसटी बिल को शेप किया। इसने एक क्रूशियल इकोनॉमिक लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस किया, जो अल्टीमेटली कंट्री के टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करने में मददगार बना। तो ये चीजें हैं।
तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ज्वाइंट सिटिंग तभी बुलाई जा सकती है जब एक हाउस ने बिल पास किया और दूसरे हाउस ने उसे रिजेक्ट कर दिया, या अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट ना हो, राइट, एग्रीमेंट ना हो, सॉरी, डिसएग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट ना हो। लेकिन मनी बिल को ज्वाइंट सिटिंग में नहीं बुलाया जा सकता, ये स्पेशल रूल है क्योंकि मनी बिल में लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है। तो ये पूरा ओवरव्यू था जिसको हमने गाइस काफी डिटेल में जो है वो कवर अप किया। होपफुली ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, राइट, और पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, और आप हमारे टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जो है वो करके। आपको टेलीग्राम की लिंक और डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना, शेयर जरूर करना। अब मैं साइन ऑफ करता हूं। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय हिंद, जय श्री महाकाल।